Hello everyone, how are you? It's me Nawaz here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So this is our lecture 8th of fluid mechanics. In this lecture we are going to discuss about flow in open channels, or simply known as flow through open channels. So first we will discuss about what does flow in open channels or what does flow through open channels mean. So fluid flowing at atmospheric pressure through a passage is known as flow in open channels. अब देखो in case of open channel टॉप सरफेस होता है, इट्स डायरेक्ट इन कंटेक्ट विद द एटमोस्फेरिक प्रेशर. तो इट मीन्स डैट कि जो ओपन चैनल्स में जो फ्लूइड फ्लो करता है वो अंडर द एटमोस्फेरिक प्रेशर फ्लो करता है. जब भी फ्लूइड जो है एटमोस्फेरिक प्रेशर के अंडर फ्लो करेगा देन द फ्लूइड टर्म्ड एज ओपन चैनल फ्लो. अब देखो मैक्सिमम बच्चे यही सोचते हैं कि ओपन चैनल्स में जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो तभी हम कह सकते हैं फ्लो इन ओपन चैनल्स. बट इन सम केसेस अगर हमारा कंटेनर जो होगा क्लोज कंड्यूट भी होगा, मतलब पाइप्स की एग्जांपल ले लो आप, पाइप्स में भी अंडर द एटमोस्फेरिक प्रेशर फ्लूइड फ्लो कर सकता है. वो हम नीचे यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पाइप एट एटमोस्फेरिक प्रेशर और व्हेन द लेवल ऑफ वाटर इन द पाइप इज बिलो द टॉप ऑफ द पाइप इट इज आल्सो क्लासिफाइड एज फ्लो थ्रू ओपन चैनल. कभी कभी जो है पाइप्स के थ्रू भी फ्लो जो है अंडर एटमोस्फेरिक प्रेशर फ्लो कर सकता है. जब टॉप लेवल ऑफ वाटर जो होगा टॉप ऑफ द पाइप से नीचे होगा, मतलब पाइप जो है जो फुली फ्लो नहीं कर रही होगी, तो इन केस जब पाइप में फ्लूइड जो होगा वो पार्शली फ्लो करेगा तो उस केस में भी हम फ्लो को फ्लो इन ओपन चैनल्स में ही कंसिडर करते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इन केस ऑफ ओपन चैनल्स फ्लो टेक्स प्लेस ओनली ड्यू टू द बेड स्लोप ऑफ द चैनल. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो ओपन चैनल के केस में जो फ्लो अकर होता है चैनल में वो सिर्फ उसके बेड स्लोप की वजह से ही अकर होता है. मतलब जहां के लिए चैनल को बेड स्लोप प्रोवाइड होगा, डाउनवर्ड स्लोप जहां के लिए होगा वहीं के लिए फ्लो भी अकर होगा. सपोज करो हमारे पास अभी चैनल जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, अभी इसका बेड स्लोप जो है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन है, डाउनवर्ड स्लोप यहाँ की तरफ है, तो फ्लो भी इसी डायरेक्शन में अकर होगा. इस डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे कभी भी फ्लो अकर नहीं होगा क्योंकि डाउनवर्ड स्लोप जो है इसका यहाँ की तरफ जा रहा है. लेकिन इन केस ऑफ क्लोज्ड कंड्यूट, जैसे पाइप्स की एग्जांपल ले लो आप, तो पाइप्स में हम किसी भी डायरेक्शन के लिए फ्लो अकर करवा सकते हैं क्योंकि वो एक क्लोज कंड्यूट है, उसमें हम प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं. ओपन चैनल के केस में आप देखो सिर्फ यहाँ पे हम वेलोसिटी या फ्लूइड को इंक्रीज कर सकते हैं, जितना हम चाहें वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर को यहाँ पे इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि ये क्लोज नहीं है, ये ओपन है. अब पाइप की एग्जांपल ले लो, ये हमारे पास एक पाइप है, पाइप में हम प्रेशर क्रिएट करके किसी भी डायरेक्शन के लिए फ्लो कर सकते हैं. अब सपोज करो ये कोई हमारे पास पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट हमारे पास बी है. अगर हमने यहाँ से वाटर को इस लेवल पे राइज करना है तो हम आराम से कर सकते हैं पाइप के जरिए, क्योंकि पाइप में हम प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं. बट वी कांट डू इन केस ऑफ ओपन चैनल. इन केस ऑफ पाइप हम किसी भी डायरेक्शन के लिए फ्लो को अकर करवा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर. बट इन केस ऑफ ओपन चैनल वी कैन ओनली इंक्रीज वेलोसिटी नॉट द प्रेशर. तो इस पॉइंट को यहाँ पे अच्छे से आप डिफरेंशिएट कीजिएगा. नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है हमारे पास HGL कोइंसाइड्स विद द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर. इन केस ऑफ ओपन चैनल जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो फ्री सरफेस ऑफ द वाटर के साथ कोइंसाइड करती है. दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज थ्रू ओपन चैनल बाय यूजिंग चेजेस फार्मूला. ओपन चैनल्स के केस में अगर हमने डिस्चार्ज को फाइंड आउट करना होगा बाय यूजिंग चेजेस फार्मूला, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. चेजेस फार्मूला वाज गिवन बाय फ्रेंच इंजीनियर एंटोनी चेजी इन 1975. तो चेजेस फार्मूला जो है एक फ्रेंच इंजीनियर एंटोनी चेजी ने दिया था 1975 में. सो डिस्चार्ज निकालने का फार्मूला क्या दिया था उसने, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी. सिंपली क्या इज इक्वल टू ए इंटू वी, तो क्या इज इक्वल टू AC इंटू रूट ऑफ एम आई. यहाँ पे वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, C इंटू रूट ऑफ एम आई. ए तो एरिया है यहाँ पे, तो एक्चुअल में जो इसने वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला दिया था, तो वेलोसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द डिस्चार्ज ऑफ द चैनल. वेयर C चेजेस कांस्टेंट, M हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस, जिसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, M इज इक्वल टू एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, M को फाइंड आउट कर सकते हैं. I हो गया हमारे पास यहाँ पे बेड स्लोप ऑफ चैनल. सो नेक्स्ट अगर हमने इसमें कन्वीनियंस ऑफ चैनल निकालना होगा, इट इज डिनोटेड बाय K, इट इज इक्वल टू A इंटू C रूट ऑफ M. तो यहाँ पे अगर हमने ये वैल्यू अगर हम डिस्चार्ज के फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे डिस्चार्ज क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू K इंटू रूट ऑफ आई. इस केस में हम डिस्चार्ज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू K इंटू रूट ऑफ आई. अब यहाँ पे हमारे पास अगर हमने जो चेजेस कांस्टेंट है इसका अगर हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होगा, चेजेस कांस्टेंट जो है ये डायमेंशन लेस नहीं है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी है. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चेजेस कांस्टेंट क्या आता है, C इज इक्वल टू V अपॉन रूट ऑफ एम आई, क्योंकि C की वैल्यू जो होती है V अपॉन रूट ऑफ एम आई होती है. तो यहाँ से अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे, इट इज इक्वल टू L की पावर 1 अपॉन 2 T की पावर -1. आई हमारे पास यहाँ पे क्या है, डायमेंशन लेस है, क्योंकि आई स्लोप है, स्लोप हमारे पास यहाँ पे क्या है, डायमेंशन लेस है. बाकी अब ए एरिया का भी डायमेंशन फॉर्मूला आएगा आपके पास, C का भी आया, M का भी आया, और आई हमारे पास यहाँ पे क्या है, डायमेंशन लेस है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे दोनों, ये और ये. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एम्पिरिकल फॉर्मूलाज टू डिटरमाइन C. अब देखो जो चेजेस ने फॉर्मूला दिया C को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि C है ही चेजेस कांस्टेंट,
तो चेजेस ने सी को फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला दिया, वी अपॉन रूट ऑफ एम आई। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिनने सी को फाइंड आउट करने के लिए अलग एक फॉर्मुलाज दिए, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेजिन्स फॉर्मूला इन केस ऑफ एम के सिस्टम टू डिटरमाइन सी। इट इज इक्वल टू 157.6 डिवाइडेड बाई 1.81 प्लस के अपॉन रूट ऑफ एम। अब के हमारे पास यहाँ पे क्या है, बेजिन्स कांस्टेंट। सो टेबल 16.1 में यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज दी हुई है के की, किस केस में हमने कौन सी वैल्यू यूज करनी है। सो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है इफ द नेचर ऑफ चैनल इनसाइड द सरफेस इज स्मूथ सीमेंटेड और प्लान्ड वुड, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ के इज 0.11। इन केस ऑफ ब्रिक और कंक्रीट और अनप्लान्ड वुड, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ के इज 0.21। इन केस ऑफ रबल मशीनरी और एशनल मशीनरी और पुअर ब्रिक वर्क, के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 0.83। अर्दन चैनल ऑफ वेरी गुड सरफेस, इसके लिए हमारे पास है 1.54। इन केस ऑफ अर्दन चैनल ऑफ ऑर्डिनरी सरफेस, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे है 2.36। और अगर हमारे पास जो चैनल का इंसर्ट सरफेस होगा वो अर्दन चैनल ऑफ रफ सरफेस का बना हुआ होगा, तो उस केस के लिए के की वैल्यू है 3.17। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है गैन-क्यूलिट कूटर फॉर्मूला। इट इज आल्सो इन एमकेएस सिस्टम। इन दिस केस सी इज इक्वल टू 23 प्लस 0.0015 अपॉन आई प्लस 1 अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 23 प्लस 0.00155 अपॉन आई ब्रैकेट क्लोज एन अपॉन रूट ऑफ एम। एन हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये भी कांस्टेंट है। एंड लास्ट हमारे पास यहाँ पे है मैनिंग्स फॉर्मूला। मैनिंग्स फॉर्मूला के केस में सी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन एम की पावर 1 अपॉन 6। तो एन इज आल्सो कांस्टेंट हियर। एज वी नो डैट वी इज इक्वल टू सी इंटू रूट ऑफ एम आई एज इन केस ऑफ चेजेस फॉर्मूला। अगर हम यहाँ इस फॉर्मूला में सी की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एन एम की पावर 2 अपॉन 3 और आई की पावर 1 अपॉन 2। सो टेबल 16.2 में यहाँ पे हमारे पास एन की अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई है, किस केस में हमने कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है। अब यहाँ पे जो एन की वैल्यूज़ दी हुई है ये मैनिंग्स फार्मूला के लिए भी सेम है और गैन-क्यूलिट कूटर फार्मूला के लिए भी सेम ही है। सो फर्स्ट केस हमारे पास यहाँ पे है इफ़ द नेचर ऑफ चैनल इनसाइड सरफेस इज वेरी स्मूथ सरफेस ऑफ गिलास प्लास्टिक और ब्रास, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ एन इज 0.010। इन केस ऑफ स्मूथ सरफेस ऑफ कंक्रीट इट्स वैल्यू इज 0.012। इन केस ऑफ रबल मशीनरी और पुअर ब्रिक वर्क इट्स वैल्यू इज 0.017। In case of earthen channels neatly excavated, its value is 0.018. In case of earthen channels of ordinary surface, its value is 0.027. In case of earthen channels of rough surface, its value is 0.030. In case of natural streams clean and straight, its value is 0.030. And the last one is in case of natural streams with weeds, pools, etc. its value varies from 0.075 to 0.15. तो ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है काफी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा चांसेस हैं। सो चैनल इज मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन कॉस्ट इज मिनिमम। तो चैनल सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल कब हो सकता है, जब उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होगी वो मिनिमम होगी। द कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन एक्सक्वेशन एंड कैनाल लाइनिंग। अब जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, एक्सक्वेशन पे डिपेंड करती है और कैनाल लाइनिंग पे डिपेंड करती है। टू कीप द कास्ट डाउन वेटेड पेरीमीटर शुड बी मिनिमम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कास्ट ऑफ चैनल को मिनिमम रखने के लिए जो वेटेड पेरीमीटर होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। तो जितना कम वेटेड पेरीमीटर होगा उतनी कम कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगी। तो जितनी कम कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगी उतना ज्यादा हमारा चैनल सेक्शन इकोनॉमिकल होगा। मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन इज बेस्ट एंड एफिशिएंट बिकॉज इट गिव्स मैक्सिमम डिस्चार्ज। अब मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन जो है बेस्ट और एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इससे जो डिस्चार्ज हमें मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है। तो दैट्स व्हाई मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शंस आर बेस्ट एंड एफिशिएंट इन केस ऑफ ओपन चैनल्स। अब हम देखेंगे कितनी शेप्स हैं जिनको मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन प्रेफर किया जाता है। शेप्स ऑफ चैनल्स फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन, देयर आर जनरली 3 शेप्स व्हिच आर प्रेफर्ड फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है रेक्टेंगुलर सेक्शन, सेकंड है हमारे पास यहाँ पे ट्रिपोजाइडल चैनल सेक्शन और थर्ड है हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे तीनों को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन। तो इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन द कंडीशन फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन इज द वेटेड पेरीमीटर शुड बी मिनिमम। जितना कम वेटेड पेरीमीटर होगा उतना ज्यादा हमारे पास चैनल सेक्शन जो है मोस्ट इकोनॉमिकल हो सकता है। तो यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि जो रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की कंडीशन जो है इसका वेटेड पेरीमीटर मिनिमम होना चाहिए। इन केस ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन एम शुड बी इक्वल टू डी अपॉन 2। जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू इसमें किसके बराबर होगी, डी अपॉन 2 के बराबर होगी। जो डेप्थ होगी उसके हाफ के बराबर होगी। और बी हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर होना चाहिए, 2D के बराबर होना चाहिए। जिस केस में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन है वो मोस्ट इकोनॉमिकल है। तो वेटेड पेरीमीटर को हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 2 इंटू बी प्लस डी। ऑब्वियस सी बात है 2 इंटू डी प्लस 2 इंटू बी करेंगे तो वेटेड पेरीमीटर हमें यहाँ से निकल सकता है। सो सेकंड हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रिपोजाइडल चैनल सेक्शन। द कंडीशन फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रिपोजाइडल चैनल सेक्शन इज इट्स वेटेड पेरीमीटर शुड आल्सो मिनिमम।
सो इन केस ऑफ ट्रिपोजाइडल चैनल सेक्शन, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के लिए भी इसकी जो कंडीशन है वो यही है कि वेटेड पैरामीटर जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। ये हमारे पास एक ट्रिपोजाइडल सेक्शन यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है। इसकी बॉटम विड्थ बी है, टॉप विड्थ हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकती है, बी प्लस 2 ND, क्योंकि यहाँ पे भी एनडी, ये एनडी डायमेंशन एक्चुअली यहाँ से लेकर यहाँ तक है, क्योंकि ये पॉइंट अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है हमारे पास एनडी है, तो एनडी हमारे पास यहाँ पे बोथ साइड है, तो बी प्लस 2 ND इसकी टॉप विड्थ हो जाएगी। जो इंक्लाइंड लाइन है इसकी डायमेंशन क्या है, डी इंटू रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे थीटा हो गया। हॉरिजॉन्टल के साथ हमारी ये इंक्लाइंड लाइन कितना एंगल बनाती है, दैट इज थीटा। एंड द डेप्थ ऑफ वाटर इसको हम डी से डिनोट करते हैं यहाँ पे। सो मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रिपोजाइडल चैनल सेक्शन के लिए जो फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए, m इज इक्वल टू डी अपॉन 2, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो होनी चाहिए वो हाफ ऑफ डेप्थ के बराबर होनी चाहिए। सेकंड इसमें है b प्लस 2 ND अपॉन 2 इज इक्वल टू डी इंटू रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्रिपोजाइडल चैनल सेक्शन के केस में। कोई भी अननोन वैल्यू होगी इस फॉर्मूले को हम यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं उसको। इन केस ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रिपोजाइडल चैनल सेक्शन, वेटेड पैरामीटर किसके बराबर आता है, b प्लस 2 इंटू डी रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 4 है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 3 साइड्स ऑफ ट्रिपोजाइडल सेक्शन ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल आर टेंजेंशियल टू द सेमी सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द वाटर लाइन। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो ये कह क्या रहा है, ये जो टॉप विड्थ है ट्रिपोजाइडल चैनल सेक्शन की, अगर इसका मैं सेंटर पॉइंट निकालूंगा, इस सेंटर पॉइंट से मैं जितनी डेप्थ है, अब डेप्थ हमारे पास कितनी है, डी है, उतना रेडियस लेके अगर एक सर्कल ड्रा करूंगा तो वो इन तीनों साइड्स को टच करेगा। देखो 1, 2 और 3 साइड्स हमारे पास यहाँ पे है ट्रिपोजाइडल चैनल सेक्शन की। अब मैंने यहाँ पे डायग्राम जो है बाय हैंड बनाई है और ये करेक्ट डायमेंशंस की नहीं बनाई है। जब भी आप एग्जैक्ट डायमेंशंस की डायग्राम बनाओगे तो यहाँ से अगर आप सेंटर से सर्कल ड्रा करोगे बाय टेकिंग डी एज रेडियस, वो सर्कल जो है इन तीनों साइड्स को टेंजेंशियली टच करेगा, मतलब वो इस साइड को भी टच करेगा, इस साइड को भी टच करेगा और इस साइड को भी टच करेगा। तो ये पॉइंट यही कह रहा था। पॉइंट नंबर 5 हमारे पास यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्रिपोजाइडल चैनल सेक्शन, दैट इज ए इज इक्वल टू बी प्लस ND इंटू डी। पॉइंट नंबर 6 हमारे पास यहाँ पे है बेस्ट साइड स्लोप इन केस ऑफ ट्रिपोजाइडल चैनल सेक्शन, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बेस्ट साइड स्लोप की वैल्यू कितनी मानी जाती है मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रिपोजाइडल चैनल सेक्शन के केस में, इट्स 60 डिग्री। इट मीन्स दैट अगर हम थीटा को 60 डिग्री पुट करेंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट साइड स्लोप इन केस ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रिपोजाइडल चैनल सेक्शन। तो जब थीटा 60 डिग्री होगा तो इस केस में जो वेटेड पैरामीटर की वैल्यू आएगी वो सिंपल आ जाएगी हमारे पास किसके बराबर, p इज इक्वल टू 3 इंटू बी। तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर होती है, 2 इंटू डी अपॉन रूट ऑफ 3, और n की वैल्यू इस केस में किसके बराबर आती है, 1 अपॉन रूट 3। ऊपर वाले केसेस जो हमने पढ़े, इन केसेस में n की वैल्यू दी होगी जब भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, लेकिन बेस्ट साइड स्लोप के केस में हमें n की वैल्यू नहीं भी दी होगी तो हम डायरेक्ट n की जगह वहां पे क्या पुट कर सकते हैं, 1 अपॉन रूट 3, क्योंकि ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। And the last point is for theta is equal to 60 degree, the length of sloping side is equal to the width of trapezoidal section। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थीटा जब हमारे पास 60 डिग्री के बराबर होगा तो उस केस में जो स्लोपिंग साइड की लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, विड्थ ऑफ चैनल सेक्शन के बराबर आएगी। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर चैनल सेक्शन। तो इसको स्टडी करने से पहले फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्लो थ्रो सर्कुलर चैनल सेक्शन। फ्लो थ्रो सर्कुलर पाइप क्लासिफाइड एज फ्लो थ्रो ओपन चैनल व्हेन लेवल ऑफ वाटर इन द पाइप इज बिलो टू द टॉप लेवल। ये हमने पीछे अभी पॉइंट डिस्कस कर लिया। सर्कुलर पाइप के केसेस में फ्लो को हम फ्लो थ्रो ओपन चैनल कंसिडर करते हैं जब टॉप लेवल ऑफ वाटर जो होगा टॉप ऑफ पाइप से नीचे होगा। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारे पास एक पाइप है, लेकिन जो यहाँ पे लेवल ऑफ वाटर है वो टॉप सरफेस से नीचे ही है, मतलब पाइप जो है पार्शली फ्लो कर रही है। तो जब भी हमारे पास पाइप जो है पार्शली फ्लो करेगी, इट मीन्स दैट कि लेवल ऑफ वाटर जो है टॉप पॉइंट ऑफ द पाइप के साथ टच नहीं है, तो उस केस में जो फ्लो कंसिडर किया जाता है वो फ्लो थ्रो ओपन चैनल ही कंसिडर किया जाता है। तो ये हमारे पास एक सर्कुलर चैनल सेक्शन है। ए बी जो हमारे पास यहाँ पे है लेवल ऑफ वाटर है, डी होगी हमारे पास यहाँ पे डेप्थ ऑफ वाटर। अब यहाँ पे जो ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट एंगल बना रहे हैं डेट इज थीटा। यहाँ से लेकर यहाँ तक थीटा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक थीटा है। तो कंप्लीट एंगल अगर हम देखेंगे इन दोनों लाइंस के बीच में, इट विल बी इक्वल टू 2 थीटा। ओ से लेकर ए के बीच का जो डिस्टेंस है डेट इज रेडियस, तो सिमिलरली ओ से लेकर बी के बीच का भी जो डिस्टेंस आएगा वो रेडियस आएगा हमारे पास। और डी हमारे पास क्या है, एक ओ डी हमारे पास क्या है, ये भी एक रेडियस ही है। तो डिस्चार्ज इज डिटरमाइंड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ फ्लो एंड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। इन केस ऑफ सर्कुलर चैनल सेक्शन जो हम डिस्चार्ज फाइंड आउट करते हैं वो डेप्थ ऑफ फ्लो और एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। एक तो हमारे पास यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो है और ये जो सेंट्रल एंगल बन रहा है, इनकी हेल्प से ही हम डिस्चार्ज को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो इन केस ऑफ सर्कुलर चैनल सेक्शन वेटेड पैरामीटर दैट इज p इज इक्वल टू 2r थीटा। तो वेटेड पैरामीटर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 2r थीटा। तो वेटेड एरिया दैट इज a इज इक्वल टू r का स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2। और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ दैट इज m इज इक्वल टू एरिया अपॉन पैरामीटर को हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, r अपॉन 2 थीटा, थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2। और डिस्चार्ज जो है इस केस में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ac इंटू रूट ऑफ mi।
अब देखो आपके पास कोई भी चैनल सेक्शन है, वेदर इट्स रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन, वेदर इट्स ट्रिपॉज़ाइडल चैनल सेक्शन, वेदर इट्स सर्कुलर चैनल सेक्शन, जो डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा, AC इंटू रूट ऑफ MI। सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज अगर चेंज होगी, A की वैल्यू चेंज होगी, C की वैल्यू चेंज होगी, M की वैल्यू चेंज होगी, I की वैल्यू चेंज होगी अलग अलग सेक्शंस में। बाकी जो जनरल फॉर्मूला है डिस्चार्ज निकालने का, एरिया इंटू वेलोसिटी, वो सेम ही रहेगा, या AC इंटू रूट ऑफ MI, इसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं आएगी। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर चैनल सेक्शन। अब सर्कुलर चैनल सेक्शन को मोस्ट इकोनॉमिकल बनाने के लिए इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए? इन केस ऑफ सर्कुलर चैनल सेक्शन, वेटेड पेरीमीटर कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो पीछे हमने दो सेक्शंस पढ़े, रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन और ट्रिपॉज़ाइडल चैनल सेक्शन। दोनों केसेस में हमने एक कंडीशन पढ़ी कि मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन होने के लिए, चाहे वो रेक्टेंगुलर है चाहे वो ट्रिपॉज़ाइडल है, दोनों में हमने एक कंडीशन पढ़ी कि दोनों केसेस में वेटेड पेरीमीटर की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। बट इन केस ऑफ सर्कुलर चैनल सेक्शन, वेटेड पेरीमीटर को हम कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चेंज ऑफ डेप्थ और रेडियस ऑफ फ्लो की वजह से एरिया और पेरीमीटर भी चेंज होता है। तो जिसकी वजह से हमारा जो वेटेड पेरीमीटर है सर्कुलर सेक्शन के केस में कांस्टेंट नहीं रह सकता है। तो सर्कुलर सेक्शन के केस में मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो अलग कंडीशंस है। देयर आर टू सेपरेट कंडीशंस फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। फर्स्ट इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड सेकंड इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए अलग कंडीशन है और मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए अलग कंडीशन है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू सेक्शंस एंड सर्कुलर सेक्शन। सो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी इन केस ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर चैनल सेक्शन। सो फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या है? स्मॉल d इज इक्वल टू 0.81 इंटू कैपिटल D। अब ये स्मॉल d हमारे पास यहाँ पे क्या है? डेप्थ ऑफ फ्लो है, और कैपिटल D हमारे पास क्या है? डाया ऑफ चैनल सेक्शन। तो जो स्मॉल d है मतलब डेप्थ ऑफ फ्लो शुड बी इक्वल टू 0.81 टाइम्स इंटू डाया ऑफ सर्कुलर चैनल सेक्शन, और m की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पे? 0.3 इंटू D। तो ये कंडीशंस है मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए इन केस ऑफ सर्कुलर चैनल सेक्शन। इन केस ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी थीटा शुड बी इक्वल टू 128 डिग्री 45 मिनट। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन केस ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर चैनल सेक्शन। तो सिंपली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 128 डिग्री 45 मिनट। v इज इक्वल टू वी मैक्स। अब वेलोसिटी जो है मैक्सिमम कब हो सकती है? व्हेन m आर a अपॉन p। अब m को हम a अपॉन p भी सिंपली लिख सकते हैं, इज मैक्सिमम फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ c एंड i। तो वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम कब हो सकती है? जब m की वैल्यू जो होगी मैक्सिमम होगी फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ c एंड i। नाउ कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। अब मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए? स्मॉल d शुड बी इक्वल टू 0.95 टाइम्स कैपिटल D। अब जो डेप्थ ऑफ फ्लो होनी चाहिए 0.95 टाइम्स डायमीटर ऑफ चैनल सेक्शन होने चाहिए, और थीटा की वैल्यू इस केस में कितनी आती है? 154 डिग्री। अब देखो इस केस में कितनी थी? 128 डिग्री 45 मिनट, बट इन केस ऑफ मैक्सिमम डिस्चार्ज थीटा शुड बी इक्वल टू 154 डिग्री। अब क्या मैक्स कब हो सकता है? डिस्चार्ज जो है मैक्सिमम कब हो सकता है? व्हेन a क्यूब अपॉन p इज मैक्सिमम फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ c एंड i। तो जब a का क्यूब अपॉन पेरीमीटर की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ c एंड i। डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या है? क्या इज इक्वल टू AC इंटू रूट ऑफ MI। कोई भी चैनल सेक्शन है, वेदर इट्स सर्कुलर चैनल सेक्शन, वेदर इट्स रेक्टेंगुलर, वेदर इट्स ट्रिपॉज़ाइडल, डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास सेम ही रहता है, इसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं आती है। सिर्फ यहाँ पे a की वैल्यू, c की वैल्यू, m की वैल्यू और i की वैल्यू चेंज हो सकती है, बाकी फॉर्मूला आपके पास वही रहेगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो सर्कुलर चैनल सेक्शन है, इसमें ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास जो डेप्थ ऑफ फ्लो जो है चैनल सेक्शन के सेंटर से नीचे ही हो सकती है, ये इससे ऊपर भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने सेकंड डायग्राम में शो किया हुआ है, अभी सेंटर पॉइंट हमारे पास यहाँ पे चैनल सेक्शन का ये है, तो लेवल ऑफ वाटर जो है इसके ऊपर है। तो इस केस में भी हम थीटा को मेजर करते हैं वो सेम ही वैसे ही मेजर करेंगे। अब देखो अभी लेवल ऑफ वाटर हमारे पास यहाँ पे, तो पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। तो जो ये हमने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसके रेस्पेक्ट में, इस सेंटर लाइन के रेस्पेक्ट में जो ओबी लाइन एंगल बनाएगी डेट इज थीटा, और ओए लाइन जो एंगल बनाएगी डेट इज थीटा। तो कंप्लीट अगर हम देंगे डेट विल बी 2 थीटा। तो अभी जो हमारे पास ये एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये हमारे पास अल्फा आएगा, जो इनवर्ड एंगल है, इसको हम बीटा मान सकते हैं। तो इस केस में जो डेप्थ ऑफ वाटर आएगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी। तो दोनों केसेस में आपके पास चाहे केस ये बन रहा है चाहे आपके पास केस ये बन रहा है, फॉर्मूलाज आपके पास सेम ही रहेंगे, इनमें कोई भी वेरिएशंस नहीं आएंगी। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स एंड वेरियस टॉपिक्स अंडर दिस चैप्टर। आई होप कि आपको मैंने सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।